वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम जो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे वो बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि लगातार आपकी एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। मतलब एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और यहाँ पर ये क्लास मात्र 10 से 15 मिनट की रहेगी, तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस आँखों से आपके गुजर जाए। ठीक है, या फिर आप नोट डाउन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है वो बात करेंगे जमुनापारी बकरी का उद्गम स्थान कौन सा है। याद रखिएगा, उद्गम स्थान बोल सकते हो आप, ओरिजिन प्लेस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका होता है उत्तर प्रदेश का इटावा ज़िला। और ये तो काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है, जमुनापारी बकरी का उद्गम स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश का इटावा ज़िला। और इसकी मुख्य विशेषता होती है कि इसकी जो पिछले वाली लेग होती है, टांगे होती है, उन पर क्या होते हैं, घने लंबे बाल पाए जाते हैं। घने लंबे बाल पाए जाते हैं। और रोमन नाक वगैरह तो आपको पता ही है, इसकी रोमन नाक भी एक मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, 3 लक्षण याद रखना, घने लंबे बाल इसके पीछे वाली टांगों पर पाए जाते हैं, इसका उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा ज़िला होता है और रोमन नाक इसकी पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। वैसे ज़्यादा यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 50 क्वेश्चन को करना है और हम कम टाइम में यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी आपकी जो कल से यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्लासेज रखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्लासें हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप कल से भी यहाँ पर रेगुलर क्लासेज ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गाय भैंस बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं या फिर रिपीट होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर मध्यकाल मतलब एस्टर साइकिल। क्या? एस्टर साइकिल ह्यूमन बॉडी में होती है, एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एनिमल बॉडी में होती है एस्टर साइकिल मतलब ईसी। ठीक है, तो ये जो रिपीट होती है ये होती है 19 से 21 दिन बाद। 19 से 21 दिन बाद। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक हाईलाइट क्वेश्चन बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भेड़ में जो मध्यकाल लक्षण है कि कितने दिनों बाद रिपीट होता है। तो याद रखिएगा ये है 16.5 दिन या फिर 16 से 17 दिन। ठीक है, जैसा भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपको क्लिक करना है, 16 से 17 दिन या फिर 16.5 दिन। याद रहेगा, भेड़ के लिए कॉमन है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन ज़रूर कर ले। नेक्स्ट से यहाँ पर बात करेंगे कि पशु के उत्तम चयन की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो याद रखिए, अगर आपको सिलेक्शन करना है एनिमल का तो आप किस विधि का सबसे ज़्यादा चुनाव करोगे, तो वह याद रखिए पशु का गुणांकन तालिका विधि, जिसे हम बोलते हैं स्कोर कार्ड मेथड। कौन सा? स्कोर कार्ड मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल की पहचान कैसे की जा सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हीट पीरियड में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि बाह्य लक्षणों के आधार पर, जैसे क्या होता है, याद रखिए बाह्य लक्षण मतलब जैसे कि वो रंभाने लगती है, अगर वो हीट पीरियड में आ जाती है तो वो रंभाने ज़्यादा लगती है, उसका जो वेजाइना पार्ट होता है वो क्या होता है, हल्की सूजन सी उस पर आ जाती है और वहाँ से तरल पदार्थ निकलने लगता है। ये भी इसके एक विशेष लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, एक और मेथड है टीजर बुल को छोड़कर। टीजर बुल क्या होता है, याद रखिए बदियाकृत नर, बदियाकृत नर को ही हम टीजर बुल बोलते हैं। और इसका प्रयोग विशेष तौर पर इसीलिए इसको बदिया किया जाता है ताकि कौन कौन सी यहाँ पर जो जानवर है या फिर भैंसे या फिर गाय आप मान सकते हो, ठीक है, तो वो क्या है, हीट पीरियड में है या फिर नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए ही उनको बदियाकृत किया जाता है। ठीक है, और बदियाकृत नरों को ही टीजर बुल बोला जाता है। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि मादा पशु को गर्भित कराने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ठीक है, गर्भित कराने की यहाँ पर पूछा गया है, तो मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच क्या है सबसे उत्तम टाइम होता है, सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि भेड़ में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं। तो जस्ट आपको अभी बताया था कि गाय भैंस बकरी में तो 19 से 21 दिन, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है भेड़ में, तो भेड़ में 1917 दिन, सॉरी 16 से 17 या फिर 16.5 दिन। याद रखिएगा, इसे आप स्टार्ट क्वेश्चन लिख सकते हो क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा पशु के गर्भित होने के कितने समय बाद गर्भ की पुष्टि कर लेनी चाहिए। अर्थात इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि मान लीजिए वो प्रेगनेंसी है, ठीक है,
जो भी मादा है, मादा पशु है वो प्रेग्नेंट है, तो उसका याद रखिएगा जो प्रेगनेंसी का टाइम अगर 2 महीने हो जाता है, ठीक है, तो आपको उसकी चेक भी तो करना होगा ये प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। तो इसकी जांच आप कैसे कर सकते हो याद रखिएगा, या फिर कितने दिन बाद में आप कर सकते हो, ये कर सकते हो 2 महीने बाद आपको कर लेनी चाहिए जांच, आपको कर लेनी चाहिए कितने दिन बाद, 2 महीने बाद, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, तो वो याद रखिए सर्वोत्तम विधि अगर बात करेंगे तो वो होती है रेक्टम पाल्पेशन विधि। कौन सी होती है? रेक्टम पाल्पेशन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि बछड़ी या पाड़ी के प्रजनन योग्य उम्र क्या होती है, तो या तो वो 3 साल की हो जानी चाहिए, या फिर जो आपकी बछड़ी है या फिर पाड़ी है उसका जो वज़न है वो 300 किलोग्राम हो जाना चाहिए, तब वो क्या होती है? प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे बढ़िया है किसकी बनती है, तो है तो आपको पता है बरसीम की बनती है। और साइलेज की अगर बात करेंगे तो साइलेज सबसे अच्छा बनता है मक्का का, लेकिन इसे ज्वार से भी बनाया जा सकता है। याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिफरेंस यहाँ पर बता देता हूँ कि जो साइलेज है ये गड्ढे में तैयार किया जाता है, इसलिए साइलेज में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 65 से 70% होती है। कितनी होती है? साइलेज में ये गड्ढे में तैयार किया जाने के कारण इसमें जो नमी की मात्रा है ये 65 से 70% होती है। जबकि हे में क्या करते हैं हम, जैसे कि कोई छायादार स्थान है, जैसे कि मान लीजिए हमारा फर्श ही है, तो वहाँ पर छायादार स्थान पर हम क्या कर देते हैं, उसे हम चारे को हम सुखा देते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? हे। तो हे में नमी कितनी होती है? लगभग 15 से 20% होती है, ज़्यादा नमी इसमें नहीं रहती है, ठीक है। दोनों में एक्सप्लेन आपको समझ आ चुका है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि हे को कैसे बनाया जाता है। कोई मान लीजिए जैसे कि फर्श है, ठीक है, सख्त फर्श पर छायादार स्थान पर इसे सुखाया जाता है। बल्कि अगर बात करेंगे साइलेज की, तो साइलेज के लिए पहले गड्ढा तैयार किया जाता है और उस गड्ढे में चारे को डाला जाता है और उसे बिल्कुल कवर कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब लीप कर उसे कवर कर दिया जाता है और कुछ टाइम में हमारा साइलेज बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी नमी 65 से 70% होती है। और ये पशुओं के लिए हे हो या फिर साइलेज हो, दोनों ही काफ़ी पौष्टिक माने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गर्भित पशु को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है। तो याद रखिए गर्भित पशु को अतिरिक्त आहार देना फलसिंग कहलाता है। और ये जो फलसिंग की क्रिया मुख्य तौर पर किस में की जाती है, तो याद रखिए भेड़ में की जाती है। किस में की जाती है? सबसे ज़्यादा भेड़ में की जाती है, ठीक है। पशुओं की पूंछ काटना क्या कहलाता है, तो पशुओं की पूंछ काटना डोकिंग कहलाता है। और अगर आपको पूछा था पशुओं की चोंच काटना, जो कि मुख्यतः चिकन में की जाती है, चोंच काटना, तो चोंच काटना डीबिकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डीबिकिंग कहलाती है। पूंछ काटना डोकिंग कहलाता है, चोंच काटना डीबिकिंग कहलाता है, ठीक है। मिल्क क्वीन किसे कहते हैं, तो मिल्क क्वीन सानेन को कहते हैं। और सानेन का उत्पत्ति स्थान क्या है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट किसान है, इनको दोनों को ही हाईलाइट कर लिया आप कि मिल्क क्वीन के नाम से सानेन को जाना जाता है और सानेन का उत्पत्ति स्थल किसे माना गया है? स्विट्जरलैंड को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बकरी की कौन सी नस्ल बकरी वंश की जर्सी गाय कहलाती है। मतलब ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे जर्सी गाय के नाम से भी जाना जाता है, तो वो याद रखिए अल्पाइन। बकरी की अल्पाइन नस्ल को ही जर्सी गोट के नाम से भी जाना जाता है। बकरी की किस नस्ल से मोहेर जो कि शानदार बाल होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो याद रखिए जो अंगोरा नस्ल होती है इससे सबसे अच्छी मोहेर प्राप्त की जाती है, ठीक है। यहाँ तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंगोरा जो नस्ल है किसकी है, तो बकरी की नस्ल है जिसे मोहेर प्राप्त की जाती है। अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो एशिया माइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मिल्क चैंपियन के नाम से कौन सी बकरी की नस्ल प्रसिद्ध है, तो याद देखिए मिल्क चैंपियन अगर आपको पूछा जाता है तो चैंपियन तो है टोगनबर्ग, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है मिल्क क्वीन, मिल्क की रानी, तो वो कहलाता है सानेन। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, मिल्क चैंपियन टोगनबर्ग है जबकि मिल्क क्वीन सानेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया पिछले टांगों के पीछे की तरफ लंबे घने बाल का होना बकरी की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो जस्ट आपको अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ही कराया था कि पिछले टांगों पर लंबे घने बाल जो जमुनापारी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, रोमन नाक इसमें पाई जाती है, तो यही तो इसकी मुख्य विशेषता थी, ठीक है, तो वह है जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि सिटी गोट नाम से कौन सी प्रसिद्ध नस्ल है, तो होती है याद रखिए बारबरी। सिटी गोट के नाम से इसे जाना जाता है। और बारबरी की एक मुख्य विशेषता और है कि ये जब भी ब्याती है एक साथ ये 2 बच्चों को जन्म देती है, एक साथ ये 2 बच्चों को जन्म देती है और 2 बार ये ब्याह जाती है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि किस नस्ल की बकरी के सींग नहीं होते हैं, तो वो होती है याद रखिए टोगनबर्ग। सींग किस में नहीं पाए जाते हैं, टोगनबर्ग में नहीं पाए जाते हैं। बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके बकरों में नर में दाढ़ी पाई जाती है, ठीक है, नर में भी दाढ़ी पाई जाती है, तो वो होती है बिट्टल। हरियाणा साइड ये पाई जाती हो, और हरियाणा का आपको पता है पंजाबी लोग दाढ़ी रखते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो कि याद रखिए जो बिट्टल नस्ल है इसके नरों में क्या होती है, दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो आयु अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप दांतों के द्वारा अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। बाकी जितनी भी विधि है उनसे क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो सबसे जो अच्छा तरीका माना गया है वो माना गया है दांतों के द्वारा आप आयु का आकलन कीजिए पशुओं की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बकरी की विदेशी नस्ल न्यूबियन का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है किस नस्ल की बकरी 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और एक बार में 2 बच्चे को जन्म देती है। तो जस्ट अभी तो आपको बताया था कि वो होती है सिटी गोट। सिटी गोट किसे कहते हैं, बारबरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि याद रखिए 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। इसी के कारण नहीं कहा जाता, बल्कि इसके कारण इसे कहा जाता है सिटी गोट, क्योंकि ये कम जगह को रोकती है। जब इसे बांधा जाता है तो ये कम जगह में आसानी से बन जाती है, इसलिए इसे सिटी गोट भी बोला जाता है। ठीक है। और एक ही इसकी मुख्य विशेषता आपको पता चल ही चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी रोमन नाक मुख्य विशेषता होती है, तो वो होती है देखिए जमुनापारी। कौन सी होती है, जमुनापारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि बारबरी नस्ल की बकरियां प्रतिदिन कितना दूध दे देती है, तो 1 से 1.25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि बारबरी नस्ल की बकरी क्यों पाली जाती है, तो याद रखिए ये एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है जिसे मांस के लिए और दूध के लिए दोनों के लिए पाला जाता है। वैज्ञानिक तरीके से बधियाकृत करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अगर याद रखिए बधियाकरण किया जाता है तो उसके लिए बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बधियाकरण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि गाय को 1 किलोग्राम दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है, तो गाय को तो दिया जाता है 3 लीटर पर, जबकि भैंस की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो भैंस को याद रखिए 1 किलोग्राम दाना केवल 2.5 लीटर दूध देने पर ही उसे 1 किलोग्राम दाना दे दिया जाता है। ध्यान से तो सुनिए कि अगर पूछा है गाय, तो गाय को 1 किलो जो दाना दिया जाता है, जो कंसनट्रेट दिया जाता है, वो दिया जाता है 3 लीटर दूध देने पर, जबकि भैंस को केवल 2.5 लीटर दूध देने पर 1 किलोग्राम दाना दे दिया जाता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड 1 वर्ष में कितनी गायें गर्भित कर सकता है, तो याद रखिए लगभग 2 से 3 हज़ार तक वो गायों को गर्भित कर सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो शेखावाटी क्षेत्र की जो प्रसिद्ध नस्ल है वो होती है चोकला भेड़, जो कि शेखावाट की मुख्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है जमुनापारी बकरी के वयस्क नर और मादा का क्रम से भार कितना होता है, तो नर का होता है लगभग 90 केजी और मादा का होता है लगभग 60 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि टोगनबर्ग बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो अभी तो आपको बताया था टोगनबर्ग स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है, तो याद रखिए भारतीय नस्ल यहाँ पर पूछा गया है, तो गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली साहिवाल नस्ल है। जबकि अगर पूरी बात की जाए ओवरऑल मतलब विदेश हो या फिर भारत की अगर बात करें तो विदेश में तो है HF होलिस्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूध देती है। लेकिन अगर बात करेंगे केवल भारतीय नस्लों में, तो भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा होता है साहिवाल का, और साहिवाल का दूध काफ़ी मीठा माना गया है क्योंकि इसमें लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट से यहाँ पर बात करेंगे जमुनापारी बकरे पालने का उद्देश्य क्या होता है, तो ये भी याद रखिए एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है जिसे दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। पंजाब का गुरदासपुर जिला बकरी की किस नस्ल का उद्गम स्थान है, तो पंजाब का गुरदासपुर जो जिला है याद रखिए ये बिट्टल नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। और बिट्टल नस्ल की अभी तो आपको बताया था कि याद रखिएगा इसका ओरिजिन प्लेस विशेष तौर पर ध्यान रखना है पंजाब का गुरदासपुर जिला। और इसके नर में क्या होती है, दाढ़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि पशुओं में सींग पर प्रथम चल्ला कितनी आयु पर निकलता है, तो याद रखिए जो प्रथम चल्ला है ये तो निकलता है 3 वर्ष पर, लेकिन इसके बाद में प्रत्येक वर्ष में एक एक छल्ला निकलता रहता है।
तो पहले में टाइम लगता है 3 साल का। तो आप जितने भी याद रखिए, अगर आपको पूछा आता है कि पशु की आयु अगर छल्लों से याद करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पशु पर 5 छल्ले हैं तो इसका मतलब क्या है, 5 छल्ले अगर है तो 5 + 2 कर लीजिए, पशु की उम्र क्या है 7 साल। मतलब जो प्रथम छल्ला है वो 3 साल में आता है, इसके बाद में प्रत्येक वर्ष में एक एक छल्ला बनता रहता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इसने यहाँ पर बात करेंगे कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। गाय का गर्भकाल अवधि कितनी होती है। तो 280 से 282 दिन, जबकि भैंस की अगर बात करेंगे तो इसकी होती है, याद रखिए, 310 दिन। गाय की 280 से 282 दिन, जबकि भैंस की 310 से 315 दिन भी यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इसने यहाँ पर बात करेंगे कि मध्य में आए हुए मादा पशुओं की पहचान किससे की जाती है। तो टीजर बुल को छोड़कर। ये तो जस्ट अभी आपको बताया था कि जो बधियाकृत नर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टीजर बुल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन है कि मुर्गी का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, शरीर का तापक्रम होता है, ये कितना होता है। तो ये होता है 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर होता है, ये कितना होता है 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने 1954 में भेड़ों को, ठीक है, सॉरी यहाँ पर भेड़ है, तो भेड़ों को वातावरण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा था। तो वो था, वैज्ञानिक का नाम क्या है, राइट। टीजर बुल क्या होते हैं। तो बधियाकृत नर होते हैं जिनका प्रयोग मुख्यतः पदकाल, मध्यकाल में आए हुए पशुओं की पहचान के लिए किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान में काम में लिए जाने वाले वीर्य में शुक्राणु की गतिशीलता कितनी होनी चाहिए। तो लगभग 40% से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भेड़ की नस्ल जिसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। तो याद रखिए, जो चोकला भेड़ होती है इसे ही राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अगर छल्लों के द्वारा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि सींग पर छल्लों की संख्या +2। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी भैंस के 4 छल्ले हैं तो इसकी उम्र क्या होगी। तो इसमें आप कर सकते हो कि 4 छल्ले हैं +2, मतलब जितने भी छल्ले हैं उसमें अगर आप 2 जोड़ दोगे तो उसकी आयु यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। तो जो यहाँ पर है भैंस की उम्र वो रहेगी 6 साल। क्यों, क्योंकि उस पर 4 छल्ले बन चुके हैं। तो पहले में 3 साल, बाकी हर 1 साल। ठीक है, तो अगर जैसे कि लाइन वाइज भी काउंट करोगे तो पहला छल्ला 3 साल में बनता है, उसके बाद में प्रत्येक साल पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 छल्ले, 3 छल्ले और 4 छल्ले। तो लाइन वाइज भी आप कर सकते हो या फिर आप सीधे काउंट कर सकते हो। जितने भी छल्ले हैं उनमें 2 आपको जोड़ देना है, पशु की उम्र आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ पर आपको सभी क्लियर हो चुके होंगे और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको काफ़ी अच्छे लगे हैं क्वेश्चंस या फिर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को आपको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि ये वीडियो एग्रीकल्चर फील्ड के आपकी जितने भी बडीज़ है, मतलब दोस्त है, उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर आप स्टेटस पे वीडियो की लिंक को डाल सकते हो। और कल से आपकी रेगुलर यहाँ पर क्लास रहने वाली है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है और कल से आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको बस थोड़ा सा काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है और आपको वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से